हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं एजाज़ अहमद आपके हिस्ट्री रामा चैनल में स्वागत करता हूं और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक का बटन दबाएं और बेल आइकन को भी बटन दबाएं, जिससे आने वाला वीडियो आप तक उसकी जानकारी आप तक पहुंच सके। मैं इस चौथे एपिसोड में हिस्टोग्राफी के आपको बताना चाहता हूं कि अलग अलग हिस्टोरिकल स्कूल्स के बारे में, हिस्ट्री के स्कूल ऑफ थॉट्स के बारे में, क्योंकि इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे पढ़ने से ज़्यादा, इतिहास इवेंट को पढ़ने से ज़्यादा एक रिसर्चर के लिए, एक राइटर के लिए, इवन रीडर के लिए इतिहासकार को पढ़ना ज़रूरी होता है। E.H. कार ने भी ये बात कही है। इतिहासकार को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, जब तक, क्योंकि 3-4 लोगों के अपने आइडियाज़ एक जैसे नहीं होते, तो इतने सारे हिस्टोरियंस जिन्होंने इतिहास की रचना की है, इन सब के व्यूज़ एक जैसे कैसे हो सकते हैं। तो इसलिए अलग अलग स्कूल्स हैं, इसके अलग अलग हिस्ट्री के विचारधाराएं हैं। तो इतिहास की जो अलग अलग विचारधाराएं हैं उसमें आप लोगों को डिस्कस करता हूं। मैं इससे पहले बताना चाहूँगा, जो इतिहासकार होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यह इतिहासकार सबसे बड़ा टॉर्च बियरर होता है, नेशन बिल्डर होता है, क्योंकि वह अतीत से, हिस्ट्री से पुराने तमाम इवेंट्स इवेंट्स को ला करके हमारे सामने रखता है, जिससे हम आगे बढ़ सकें, अपना दिशा निर्देश तय कर सके, अपने फ्यूचर को बना सके, अपने फ्यूचर को तय कर सके। तो इस तरह से इतिहासकार को पढ़ना, इतिहासकार को समझना उतना ही ज़रूरी है जितना इवेंट्स को, तमाम सारी घटनाओं को और उनके सोर्सेज को, इतिहास को पढ़ना है। इसलिए हम इस कड़ी में हम देखते हैं अलग अलग लोग हैं जिन्होंने अलग अलग विचारधाराएं हैं। तो सबसे पहली विचारधारा हम देखते हैं इंपीरियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट। स्कूल ऑफ थॉट यानी साम्राज्यवादी विचारधारा। ये साम्राज्यवादी विचारधारा जो है, इंपीरियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट है, इसमें जो इसके थिंकर्स जो हैं, इसके राइटर्स जो है, वो सारे मैक्सिमम अंग्रेज हैं। वह ये लिखते हैं कि हिंदुस्तान बहुत समय से मुसलमानों के अधीन था, मुसलमानों का इस पर वर्चस्व था, लेकिन जब अंग्रेज़ यहाँ पर आए तो उन्होंने लोगों के अंदर एक समानता की भावना पैदा की। अंग्रेज़ जो थे वो पहले ऐसे हुक्मरान थे हिंदुस्तान में, बाहर से आने वाले, जिन्होंने यहाँ के लोगों को उनका अधिकार दिया। अंग्रेज़ों ने इस देश के लिए काम किया, इस यहाँ के लोगों को सभ्य बनाने के लिए काम किया। और वो अब भी अपनी किताबों में लिखते हैं कि ये जो था 200 साल का जो रूल था हिंदुस्तान में, वो एक वाइट मैन्स बर्डन था। यानी उनके ऊपर एक बोझ था कि वो हिंदुस्तानियों को सिविलाइज कर रहे हैं, सभ्य कर रहे हैं, तमाम सारी दुनिया के लोगों के बराबर ला खड़ा कर रहे हैं। क्योंकि अनेक क्षेत्र में, चाहे वो धार्मिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, हर क्षेत्र में हिंदुस्तान पिछड़ा हुआ था। तो ये इनका मानना है। ये इसके साथ ही जहाँ पर अपने आप को ये ग्लोरीफाई कर रहे हैं, वहीं पर साथ ही हिंदुस्तान के जो पहले हुक्मरान रहे हैं, जैसे मुसलमान, मुग़ल, उनको डिफेम करने की कोशिश करते हैं ये लोग। इनका मानना है, इन्होंने हीरो और विलेन पॉलिसी अख्तियार की, क्योंकि इनके जो रूलर्स थे अंग्रेज़ों के, वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत चल रहे थे, आपस में बंटवारा करके, हिंदू मुस्लिम करके चल रहे थे। इस वजह से इन्होंने कहा कि जो अकबर था वो विलेन था, जो महाराणा प्रताप था वो हीरो था, या शिवाजी जो था वो हीरो था, औरंगज़ेब जो था वो विलेन था। इस तरह से विलेन और हीरो थियरी इन्होंने शुरू की। और इनका मानना है कि अगर ऐसा ये नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी ये नीति थी इनके रूलर्स की, तो इनकी जो ख़ास तौर से ये जो स्कूल ऑफ थॉट था उसका वो मीनिंगलेस हो जाएगा। तो ये अंग्रेज़ जो थे, इन लोगों ने जो इतिहास को लिखा, ये अपने इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखा और उन्होंने कहा कि अगर 1857 का विद्रोह हुआ है तो कुछ
चंद सिपाहियों के डिसकंटेंट की वजह से हुआ है, उनमें असंतोष की वजह से हुआ है। कोई दूसरी बात, कोई दूसरी घटना इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। या कोई आंदोलन हुआ, कोई विरोध हुआ अंग्रेज़ों का, तो या तो हिंदुस्तान के लोग उनकी पॉलिसीज़ को समझ नहीं सके, क्योंकि यह जो कुछ था वह हिंदुस्तानियों को, हिंदुस्तान के लोगों को, इनके देश को भला करने के लिए, इनको सभ्य बनाने के लिए, इस देश को विकसित करने के लिए किया गया था, जिसे उस समय के लोग उन्हें समझ नहीं पाए थे। तो इन इतिहासकारों में मैं कुछ नाम आप लोगों को बताऊंगा। मैक्स मुलर, विलियम जोन्स, वी.ए. स्मिथ, यह लोग थे जो इन्होंने इंपीरियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट को बढ़ावा दिया, या इसके तहत इन्होंने इतिहास की रचना की। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेशनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट। नेक्स्ट पॉइंट है नेशनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट, यानी राष्ट्रवादी विचारधारा। ये राष्ट्रवादी विचारधारा जस्टिस के इंपीरियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट के जस्ट पलट थी। इन लोगों का कहना था, इन लोगों ने जो इतिहास लिखा, इन्होंने लिखा कि अंग्रेज़ों ने भारत में आकर के भारत के लोगों का शोषण किया। भारत के लोग अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट थे, इन्हें किसी बाहरी मदद की ज़रूरत नहीं थी। इन्होंने शोषण किया है, इन्होंने इतना अत्याचार किया कि 1857 के विद्रोह करना पड़ा भारत के लोगों को, हिंदुस्तान के लोगों को। इन्होंने इतना ज़्यादा टॉर्चर किया, इतना परेशान किया कि इनकी नीतियाँ इतनी जन विरोधी थी कि असहयोग आंदोलन चलाना पड़ा, और हिंदुस्तान से क्विट इंडिया मूवमेंट इन्होंने चलाना पड़ा। हिंदुस्तान से इनको भागने पे मजबूर किया गया। तो इस तरह की विचारधारा में हम देखते हैं बहुत सारे नाम हैं जिन लोगों ने इसे किया था, आगे बढ़ाया था। इसमें जवाहरलाल नेहरू का भी नाम दे दें हम। जवाहरलाल नेहरू का नाम दे रहे हैं। राजेंद्र लाल मित्रा, राजेंद्र लाल मित्रा, वी.के. रजवाड़े, आर.सी. मजूमदार, डी.आर. भंडारकर, एच.सी. रे चौधरी, और आर.के. मुखर्जी। इस तरह से हम देखते हैं कि ये तमाम सारे लोग जो थे, इन्होंने अंग्रेज़ों की नीतियों के खिलाफ इतिहास लेखन किया और अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान की परेशानी, हिंदुस्तान की प्रॉब्लम्स के लिए जिम्मेदार बताया। तीसरा जो बहुत इम्पोर्टेंट है, तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो तमाम सारे इम्पोर्टेंट सारे हैं, लेकिन उन्हीं इम्पोर्टेंट में से जो थर्ड पॉइंट है वो है मार्क्सवादी विचारधारा, मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ थॉट। मार्क्स एक जर्मन फिलोसोफर था और इसने कुछ ऐसी विचारधाराएं शुरू की इतिहास लेखन में जो विद्वानों ने सही समझा। इनका मानना है, इन मार्क्सवादी विचारधारों का, कि शुरू में जब मानव धरती पर आया, जब लोग रह रहे थे, उस वक्त का समय जो था वो प्रिमिटिव कम्युनिज्म था।
यानी शुरुआती साम्यवाद था। यानी सारे लोग, साम्यवाद क्या होता है, एक स्टेट होता है या गांव या सोसाइटी, उसमें लोग अपनी योग्यता के अनुसार रोजी रोटी कमाते हैं, नौकरी करते हैं, काम करते हैं, उस हिसाब से वेज कमाते हैं और स्टेट के लिए ही कार्य करते हैं और सारी प्रॉपर्टी सब कुछ का ओनर स्टेट ही होता है। यानी कि शुरू में जो था किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होती थी, बल्कि प्रिमिटिव कम्युनिज्म हुआ करता था। प्रिमिटिव कम्युनिज्म के बाद हम देखते हैं कुछ या तो आक्रमणकारियों ने या राजाओं ने जनता को गुलाम बना लिया। यानी दूसरा स्टेज आता है स्लेवरी का। स्लेवरी यानी गुलाम बन गए, राजा हुए, उनके अंदर गुलामी हुई थी, तमाम सारे लोग, प्रजा जो थी गुलाम थी। इसके बाद आता है फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म यानी सामंतवाद, छोटे छोटे राजा आए और उन्होंने शासन सत्ता संभाल ली। इसके बाद आता है कैपिटलिज्म, यानी पूंजीवाद आया, पूंजीपति आ गए और तमाम सारे लोग जो थे पूंजी के पीछे भागने लगे और पूंजीपति थोड़े से थे जो शोषण करते थे जनता का। और इसके बाद जो नेक्स्ट और फाइनल था, इनके हिसाब से ये पांचों ग्रुप, यानी 1 2 3 4, ये पांचवा था कम्युनिज्म का, यानी साम्यवाद का। यानी ऐसा जैसे हम देखते हैं चाइना था, रशिया था, इस तरह की स्टेट्स फॉर्मेशन, इस तरह के स्टेट में कम्युनिज्म शुरू किया गया। खासतौर से रशियन रेवोल्यूशन के बाद कम्युनिज्म का पूरे विश्व में तकरीबन बोलबाला हो गया। उसमें स्टेट ओनर होता था तमाम सारी प्रॉपर्टीज़ का, वह लोगों के काबिलियत के हिसाब से उन्हें नौकरी देता था, उन्हें रखता था, उनकी सेवाएं लेता था और उन्हें उनकी रोजी रोटी देता था या उनकी तनख्वाहें दिया करता था। हम देखते हैं कि इन्होंने ये भी बताया, मार्क्स ने, कि समाज दो हिस्सों में प्राइमरीली जो था, ये अब जो कैपिटलिज्म आया या कम्युनिज्म के बाद फिर जो शुरू हुआ दूसरा सिस्टम, वो समाज हमेशा से ही अलग अलग रूप में दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक था हैव्स, दूसरा हैव नॉट्स। यानी वो एक वर्ग ऐसा था जिसके पास सब कुछ था, दूसरा वर्ग था जिसके पास कुछ नहीं था। ये जो कुछ नहीं था वो हैव्स का ये सेवा करता था, उनको अपनी सेवाएं देता था, उनके यहाँ मजदूरी करता था। और जो हैव्स था वो हैव नॉट्स का शोषण करता था, उनसे अपनी कमाई करता था। तो हम देखते हैं पूंजीवादी व्यवस्था में ये हैव्स एंड हैव नॉट्स की आपस में खूब लड़ाई चली और यहीं पर कार्ल मार्क्स की जो थियरी है, थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस, यानी कि कोई एक पॉइंट के ऊपर कोई मसला उठता है। जैसे सपोज करिए इन्होंने रेट बढ़ा दिया, हैव्स ने अपनी फैक्ट्रीज में नंबर आवर्स बढ़ा दिए। इसके बाद तमाम सारी जनता ने उसका विरोध किया, तमाम जनता कहना तमाम सारे मजदूरों ने उसका विरोध किया। फिर आपस में समझौता हुआ और एक सिंथेसिस आया, है ना, एक समझौता हो गया, एक नए पे मान गए, ठीक है इतने घंटे तुम काम करोगे, इतना वेज तुम्हें मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये टोटल सिस्टम है जो हर जगह लागू होता है, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे समाज हो, चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे राजनीति हो, कहीं भी ये तमाम सारे पॉइंट्स मार्क्सवाद के इसमें पाए जाते हैं समाज में। तो इन सब पॉइंट्स को लेकर के इतिहासकारों ने इतिहास की रचना की। यह जो इतिहास था प्योरली साइंटिफिक था, इसमें न तो किसी का पक्षपात किया गया था, न ही किसी को डिग्रेड किया गया था, न ही किसी के फेवर की बात की गई थी। इसके सामने कोई हिंदू मुस्लिम जैसी कोई बात नहीं थी। इसलिए तमाम सारे इतिहासकारों को ज़्यादा वैल्यू मिलती है और यह सारे इतिहासकारों को अब तक जो सरकारें थी वो सबसे मान्यता दे रही थी और इनके इतिहास को लोगों को पढ़ा रही थी एनसीईआरटी के रूप में और तमाम सारे रूप में। कुछ इतिहासकारों के नाम मैं बता देता हूँ। आर एस शर्मा,
आर.एस. शर्मा, इन्होंने एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में इनको महारत है। रोमिला थापर, ये भी एंशिएंट हिस्ट्री के हैं, खासकर अशोका के ऊपर उन्होंने काम किया। इसके बाद सतीश चंद्रा है, मिडिवल हिस्ट्री। इसके बाद इरफान हबीब, ये भी मिडिवल हिस्ट्री में। इसके बाद बिपिन चंद्रा, ये भी मॉडर्न हिस्ट्री के। इस तरह से अलग अलग इतिहासकारों ने इस इतिहास को लिखने का प्रयास किया जो किसी भी तरह से पक्षपात के खिलाफ था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4। नंबर 4 यह है फेमिनिस्ट और जेंडर हिस्टोग्राफी। फेमिनिस्ट और जेंडर हिस्टोग्राफी यानी कि नारीवाद, इतिहास लेखन में नारीवाद यानी नारियों का यानी लेडीज़ की हिस्ट्री लिखना। हम देखते हैं कि इतिहास में या लेडीज़ को ख़ास तौर से बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं दी गई थी। जैसे रज़िया सुल्तान एक लेडीज़ होने के नाते रज़िया सुल्तान के ऊपर रिसर्च नहीं। इसके बाद हम देखते हैं चाँद बीबी, नूरजहाँ, मुमताज़ महल, दुर्गावती, अहिल्याबाई। तो इस तरह की बहुत सारी स्त्रियां हैं जिनका अपना एक बहुत बड़ा इतिहास है और जिन्होंने कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूरे राज्य में या पूरे साम्राज्य में अपनी बातें अपने राजाओं की, अपने शासकों के थ्रू जनता के ऊपर लागू करवाई, अपनी नीतियाँ लागू करवाई। जैसे नूरजहाँ है और मुमताज़ महल है। ये तमाम सारी लेडीज़ का बहुत बड़ा रोल था हिंदुस्तान की पॉलिसी मेकिंग में। तो इस तरह से जेंडर हिस्ट्री हम देखते हैं कि ख़ास तौर से लेडीज़ का अब जो है बहुत ज़्यादा रोल है। हर फील्ड में ये आगे हैं, हर क्षेत्र में ये बढ़ चढ़ करके कंधा से कंधा मिला के पुरुषों के साथ चल रही है और इनकी हिस्ट्री समाज में लिखना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसके जो लिखने वाले हिंदुस्तान में इसका प्रचलन अभी इतना ज़्यादा नहीं हुआ है, इसलिए जो इसके वो हैं वो लिखने वाले हैं वो बाहर के ही हैं। ख़ास तौर से J.W. स्कॉट और है क्लोडिया कून्स, जेमिन डेविस और गर्दा लर्नर। ये फेमिनिस्ट या जेंडर हिस्टोग्राफी को इन्होंने बढ़ावा दिया और पूरी दुनिया अब इस पे काम कर रही है, इस पे चल रही है इस पे। इसके बाद हम नेक्स्ट है, मैं जल्दी कोशिश कर रहा हूँ आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है हिस्टोरियोग्राफी का पार्ट यही है। नेक्स्ट है पोस्ट मॉडर्न हिस्टोग्राफी। पोस्ट मॉडर्न क्या यानी मॉडर्न के बाद की बात। आजकल जो थिंकिंग है पब्लिक की हिस्ट्री राइटिंग के बारे में वो क्या चीज़ है, किस तरह से है। अब तक जो भी इतिहास लिखा जाता रहा है वो किसी राजा को केंद्र बिंदु बनाकर लिखा जाता रहा है, किसी एक घटना को केंद्र बिंदु बना के लिखा रहा है, किसी एक पर्सनालिटी को केंद्र बिंदु बना के लिखा जा रहा है। यानी कि हम देखते हैं हिस्टोग्राफी में 2 पॉइंट्स खास तौर से जिनके ऊपर फोकस होता है। एक होता है ऑब्जेक्टिविटी, दूसरा होता है सब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी क्या चीज़ होती है यानी किसी एक को केंद्रित करके, यानी कि अकबर बादशाह ने हल्दी घाटी के युद्ध जीत लिया। तो अकबर ने कैसे जीता? अकबर के साथ मान सिंह,
अकबर तो था ही नहीं उसमें, मान सिंह था। मान सिंह के साथ तमाम सारी फौजें थी, जिसमें मुग़ल फौजें भी थी, जिसमें और दूसरी सारी फौजें भी थी, दूसरे सारे सैनिक थे, जिसमें हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, तमाम सारे लोगों ने, इन लोगों ने किया। यानी कि वो तमाम सारी पब्लिक ये सब्जेक्टिव हो गई और अकबर ऑब्जेक्टिव हो गया। यानी कि इस पोस्ट मॉडर्न हिस्टोग्राफी ने इस ऑब्जेक्टिविटी को नकार दिया। इन्होंने कहा नहीं, ये बहुत लिख लिया गया, अब सब्जेक्टिव के ऊपर चलना है। यानी कि वह जिनका मेन रोल है, वो जनता, वो लोग, वो पीपल। ख़ास तौर से हम एक इवेंट की बात करें, जैसे 2857 का विद्रोह था, उसमें हम एक मंगल पांडे को लेकर या तो चलते हैं, या तो बहादुर शाह जफर की बात करते हैं जो बादशाह थे। अरे वो तो एक जगह बैठे थे, या एक जगह एक साहब ने विद्रोह किया और फांसी हो गई। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं इस उसमें जो तमाम सारे छोटी मोटी राजा रजवाड़े थे, जो किसान थे, जो मजदूर थे, इन सारे लोगों ने जो विद्रोह में हिस्सा लिया है वह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इस ग्रुप ने, पोस्ट मॉडर्न हिस्टोग्राफी ने, इसको ज़्यादा उजागर किया है, सब्जेक्टिविटी को ज़्यादा उजागर किया है। तो सब्जेक्टिविटी के ऊपर काम करने वाले ये पोस्ट मॉडर्न हिस्टोरियंस थे, और इन पोस्ट मॉडर्न हिस्टोरियन का नाम भी लिखना बहुत ज़रूरी है। इनमें है माइकल फुकॉल्ट, चारू निवेदिता, डेबी रे रॉय, डेबी रॉय, और भारती मुखर्जी, बी जयमोहन, एक्सेट्रा। तो ये तमाम सारे लोग थे जिन्होंने पोस्ट मॉडर्न हिस्टोग्राफी के ऊपर काम किया। अब हम नेक्स्ट स्कूल ऑफ थॉट की तरफ चलते हैं, जिसे सबाल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी कहा जाता है। सबाल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी, सबाल्टर्न इतिहास लेखन। ये सबाल्टर्न इतिहास लेखन क्या चीज़ होता है? यानी कि हिस्ट्री फ्रॉम बिलो, यानी हिस्ट्री फ्रॉम द एबव, अब तक जो था, यानी कि राजा महाराजा या इस तरह के लोगों का इतिहास लिखा जाता था। लेकिन आम पब्लिक जो उनके नीतियों को सफ़र करती थी, जिसने उनके अपर क्लास के या राजाओं के नीतियों की वजह से विद्रोह किया, उन सब की वजह से जो करते थे, उनकी इतिहास को लिखने की कोशिश की सबाल्टर्न हिस्टोग्राफी ने। हिस्ट्री फ्रॉम द, यानी कि दबे कुचले शोषित आदिवासी, इनके इतिहास को नज़रअंदाज किया जाता रहा है अब तक। इनमें इसके लिए कोशिश किया था इन सबाल्टर्न हिस्टोरियंस ने, और ये कैम्ब्रिज स्कूल से थे तमाम सारे लोग, जिन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से जिन्होंने कोशिश की थी कि सबाल्टर्न हिस्ट्री लिखी जाए, और इसमें काफ़ी वो कामयाब हुए। इसमें सबसे पहला नाम आता है रणजीत गुहा का। रणजीत गुहा, सुमित सरकार को भी ले सकते हैं, इन्होंने भी हिस्ट्री फ्रॉम बिलो। इसके बाद ज्ञान प्रकाश, शाहिद अमीन, और गायत्री चक्रवर्ती। तो ये था हमारा सबाल्टर्न हिस्टोग्राफी। इसके बाद एक हिस्टोग्राफी और है जिसे हिंदुत्व हिस्टोग्राफी कहा जाता है। हिंदुत्व हिस्टोग्राफी यानी हिंदुत्व स्कूल ऑफ थॉट। इसकी भी एक अहमियत है, क्योंकि अब इस समय में ख़ास तौर से सरकारें भी इस बात पे अडिग हैं कि जो
बहुत समय का पुराना इतिहास रहा है, वो एक अलग विचारधारा से लिखा जाए, उसे पढ़ा जाए, उसे समझा जाए। इसमें इस विचारधारा में क्या होता है, ये कहा जाता है कि आर्यंस जो थे कहीं बाहर से नहीं बल्कि यहीं के थे। इसमें यह भी कहा जाता है कि रामायण की घटनाएं, महाभारत की घटनाएं, ये तमाम सारे सत्य घटनाओं के ऊपर आधारित है। ये बताते हैं कि तमाम सारे वेद पुराण ये नॉलेज के सबसे बड़े स्रोत हैं और जो भी बातें उसमें कही गई हैं सत्य हैं। यानी कि जितने भी धार्मिक पॉइंट्स थे इन हिंदुत्व हिस्टोग्राफी में ले आया गया इनको। इसमें यह भी कहा गया कि ये जो लड़ाई लड़ी गई अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में, हल्दी घाटी की लड़ाई, इसमें जीत जो हुई थी वो महाराणा प्रताप की हुई थी। इसमें यह भी बताया गया कि ताजमहल एक मकबरा नहीं बल्कि यह एक मंदिर या राजपूत पैलेस है। तो इस तरह के लोग थे जिन्होंने एक नए इतिहास लिखने की, हालांकि इतिहासकारों ने अभी इसे मान्यता नहीं दी है, ये मेरा अपना ओपिनियन है कि ये एक हिस्ट्री या एक जो है हिस्टोग्राफी ये भी है, हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ थॉट ये भी है, क्योंकि इसी के ऊपर सबसे ज़्यादा जोर आजकल दिया जा रहा है। इनमें कौन कौन थे मैं बताना चाहता हूँ। इसमें हैं वी.डी. सावरकर, हेडगेवार, बलीराम हेडगेवार भी, गोलवालकर और दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पी.एन. ओक इत्यादि एटसेट्रा। बहुत सारे इतिहासकार हैं जो इस तरह से लिख रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह से हमारे भारत का इतिहास, अब सरकार भी इनका साथ दे रही है, सरकार ही इसे बढ़ावा दे रही है और ये इस पॉलिसी के तहत इतिहास को बदलने के प्रयास किया जा रहा है। मिडिवल पोर्शन को हटाने का, मिनिमाइज़ करने की कोशिश की जा रही है और जो एंशिएंट हिस्ट्री है या हिंदुत्व कल्चर है उसे लाने का प्रयास ये इतिहासकार कर रहे हैं। ये था हमारा डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। मेरे ख्याल से आपने इसे काफ़ी फ़ायदा उठाया होगा और ये हमारा हिस्टोग्राफी का चैप्टर मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों को अलग चैप्टर से शुरुआत करूँगा, स्टोन एज कल्चर या डिफरेंट और दूसरे उसमें हैं, उसे भी आप देखते ना भूलें, क्योंकि ये कोर्सेज से जुड़ा हुआ डायरेक्टली आपके नॉलेज से, आपके ज्ञान से जुड़ा हुआ है। आज बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।